हेलो एवरीवन, आप सभी का गणित एनालिसिस चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम हमारे चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है हमारा पॉलिनोमियल। उस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक्स समझना ज़रूरी है, जो उस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गणित है, जिस तरीके से आप लोग इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, जैसे आप लोगों ने इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट्स पढ़े होंगे, ये पूरी जो आपकी ABCD वगैरह है, ये सभी क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स के क्या होते हैं? सब लेटर्स। आपने मान लीजिए कोई वर्ड लिखा, जैसे मान लीजिए सपोज़ कीजिए आपने एप्पल लिखा या फिर स्पेस लिखा, कुछ भी लिखा, तो इसके अंदर जो ये अलग अलग जगह पर लेटर्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, क्या इसके बिना आप ये इंग्लिश के अंदर ये सभी वर्ड्स लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो इसी तरीके से कुछ गणित के अंदर भी कुछ लेटर्स के रूप में एक प्रकार से गणित में कुछ राशियाँ होती है, जिसके ऊपर पूरी गणित निर्भर करती है। तो उन राशियों को हमें समझना बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं इसको समझाता हूँ। गणित में 2 प्रकार की राशियाँ होती है। 2 टाइप्स। ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये मैंने आपको बताने के लिए लिखा है कि किस प्रकार से मैं इस बात को समझाना चाहता हूँ। देखिए, गणित में राशियाँ 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है चर राशि, दूसरी होती है अचर राशि। अब हम एक बार देखते हैं कि चर राशि क्या होती है। देखिए, चर राशि ऐसी राशियाँ होती है जिसका मान बदलता रहता है। ठीक है, जिसका मान निश्चित नहीं होता है। और अचर राशि ऐसी राशि होती है जिसका मान एक निश्चित होता है। ठीक है, जिसका मान बदलता नहीं है। चर राशि के अंदर हम क्या क्या काम में लेते हैं? जो हमारे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स में लगभग 26 लेटर होते हैं, हम उसमें से कोई भी लेटर्स को काम में ले सकते हैं। ABCD इससे लेकर के XYZ तक, ये सभी किसके अंदर आते हैं? चर राशि के अंदर। हो सकता है कि किसी सवाल में आपको A का मान 1 मिल जाए, किसी सवाल में A का मान 1/2 हो, किसी में -3/2, किसी में √2 हो। तो इस तरीके से A का मान निश्चित नहीं है। A का मान कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए X का मान हो सकता है 3, -3, 7, -17/2, कुछ भी मान हो सकता है। इसी प्रकार से Y, T, तो ये सभी किसके अंदर आते हैं? ये सभी क्या कहलाती हैं? चर राशियाँ। चर राशियाँ ऐसी राशियाँ होती है जिसका मान चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, इंग्लिश में इनको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं वेरिएबल क्वांटिटीज़। ठीक है, वेरिएबल का मतलब जिसका मान बदलता रहता है। अचर राशि को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज़। अचर राशियाँ ऐसी राशियाँ होती है जिसका एक निश्चित मान होता है, जिसका मान बदलता नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने गिनती लिखी 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4 और ये आगे अनंत की ओर जा रही है। जैसे मान लीजिए हमने जो पूर्ण संख्या लिखी, ये सभी किस में आती है? अचर राशियों में आती है। मान लीजिए हमने माइनस वाली कोई भी संख्या लिखी, ठीक है, और ये माइनस में आगे तक जा रही है, ये भी किस में आती है? अचर राशियों में आती है। मान लीजिए कोई बटा वाली संख्या है, 2/3, 5/3, 9/4, ठीक है, 1/3। मान लीजिए इसमें कुछ संख्या माइनस की है, तो ये भी किसके अंदर आएगी? अचर राशियों में आएगी। इसके अलावा मैं आपको इसके और उदाहरण दे दूं। जैसे मान लीजिए अंडरूट की कोई संख्या, √2/3, √7, √5, ठीक है, माइनस का √3, तो ये सभी किसके अंदर आती है? माइनस का √3, माइनस का √2/3, ये सभी किसके अंदर आती है? अचर राशियों के अंदर आती है। हाँ, मैं एक बात आपको स्पेशली बताना चाहूँगा कि जो ये अंडरूट है, इसके बाहर तो माइनस पॉसिबल है, पर इसके अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। इसके अंदर अगर माइनस होएगा तो वो संख्या बन जाती है इमेजनरी, मतलब काल्पनिक संख्या। ठीक है, अभी हमें इसी बात पे ध्यान देना है कि अचर राशियों में क्या क्या होती है? सभी पूर्ण संख्याएं, ठीक है, ऋणात्मक संख्याएं, बटा वाली संख्याएं, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई दशमलव की संख्या। जैसे मान लीजिए ये सभी मैंने भिन्न लिखी है, भिन्न को हल कर लेता हूँ तो मान कुछ ना कुछ हमें मान मिलता ही है। जैसे मान लीजिए 1.3, 1.732, ठीक है, 1.542, ऐसे कुछ भी मान हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी मान भी किसके अंदर आते हैं? अचर राशियों के अंदर आते हैं। ठीक है, अंडरूट के अंदर कोई संख्या होगी, ये भी अचर राशियों में आएगी। अंडरूट में कोई माइनस की संख्या आएगी, बाहर माइनस लगा हुआ अंडरूट के चिन्ह के, तो ये भी किसके अंदर आएगी? अचर राशि के अंदर आएगी। कोई बटा वाली संख्या आएगी, ये भी अचर राशियों में आएगी। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि चर राशि और अचर राशि में क्या फ़र्क है। चर राशि ऐसी होती है जिसका मान बदलता रहता है, ये मतलब वेरिएबल क्वांटिटीज़ होती है, इसका मान बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए A का मान मैंने किसी सवाल में 1 रख दिया, किसी में 1/2 रख दिया, किसी में -3/2 रख दिया, किसी में √2 रख दिया। इसी प्रकार से X का मान भी 3, -3, 7, -17/2, कुछ भी चेंज करके लिख सकता हूँ। इसी तरीके से Y, T कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ। तब आपको समझ में आने लगा हुआ है कि जो हमारे जो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होता है, उसके जो 26 लेटर्स होते हैं, उसमें से किसी भी लेटर को गणित में यूज़ किया जा सकता है। मोस्टली XYZ, ABCD, T इनको ज़्यादा यूज़ करना प्रीफर करते हैं। ठीक है,
बाकी आप इसमें से कोई भी लेटर को यूज़ कर सकते हैं। सभी क्या कहलाएंगे, चर राशि, क्योंकि इन सभी का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। अचर राशि क्या होती है, जिसका मान एक निश्चित होता है। अब हम जानते हैं कि गणित में 0 एक साइन होता है, 1 2 3 भी कुछ साइन होते हैं, तो 0 का मान 0 ही होता है। 0 का आप बदल के माइनस का 1 माइनस का 2 कुछ भी नहीं लिख सकते। 1 2 3 फिक्स होता है। माइनस की संख्या निश्चित होती है, बटा की संख्याएँ भी निश्चित होती है। अंडरूट में कोई संख्या, ये भी अचर राशि होती है। अंडरूट के बाहर माइनस वाली कोई संख्या है तो ये भी अचर राशि होती है। और दशमलव में या पॉइंटों में कोई भी संख्या दे रखी है आपको तो वो भी क्या होगी, अचर राशि। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को ये बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी कि चर राशि और अचर राशि में क्या फ़र्क होता है। जो हम चैप्टर बहुपद को पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमें सबसे पहले चर और अचर में फ़र्क पता होना चाहिए, क्योंकि इसका हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करना होगा आगे। देखिए अब इसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है इसमें व्यंजक या बीजीय व्यंजक। अब आप लोग एक चीज़ जानते हैं कि जब हमने इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट सीख लिए थे, जैसे हमने ABCD इन सभी को सीख लिया था, फिर हमने इन सभी चीज़ों को कंबाइन करके क्या कुछ वर्ड्स लिखना नहीं सीखा था। जैसे एप्पल सीखा, शिप सीखा, ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको, ऑरेंज सीखा। तो इसमें क्या आप लोगों ने देखो ORANGESHIPAPPLE, तो ये क्या सभी आपके लेटर्स थे। फिर इन सभी लेटर्स को आपने क्या कंबाइन करके यूज़ करना सीखा। तो उसी तरीके से जो गणित में आपको चर और जो अचर राशि दी जाती है, ठीक है, गणित में जो आपको चर और जो अचर राशि दी जाती है उनको भी कंबाइन करके आपस में मिला करके कुछ ना कुछ लिखा जाता होगा, जरूर लिखा जाता होगा, तभी तो उसका यूज़ है गणित के अंदर। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, व्यंजक या बीजीय व्यंजक। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ व्यंजक और बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। हम इस चीज़ को समझते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने कोई राशि लिखी, पहले x लिखा, ठीक है, अभी डायरेक्टली लिखा है तो अभी आपको पता है कि चर राशि है। अगर मान लीजिए मैंने इसमें कुछ जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया मान लो, और कोई संख्या लिखी मैंने t-7, इसके अलावा मैंने और कोई संख्या लिखी मान लो s प्लस √3, ठीक है, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, दोबारा लिखते हैं। इसके अलावा मैंने कोई संख्या लिखी, 2 को s से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सभी जो आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ एक जगह तो है चर राशि, एक जगह है अचर, एक चर है एक अचर है, एक चर राशि एक अचर है, इधर ये चर राशि है और ये अचर राशि है। तो क्या मैं इन सभी को आपस में मिला के लिख सकता हूँ। और गणित में मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, गणित में मोस्टली 4 तरह के साइन का यूज़ होता है, जिसके आधार पर कोई भी संक्रिया होती है, प्लस माइनस गुणा और भाग। किसका, प्लस माइनस गुणा और भाग। अब जैसे मान लीजिए ये प्लस के रूप में लिख दिया हमने, एक चर राशि और एक अचर राशि के मध्य संबंध बता दिया, एक चर राशि और अचर राशि के मध्य माइनस लगा के संबंध बता दिया, एक चर राशि और अचर राशि के मध्य प्लस लगा के संबंध बता दिया, एक चर राशि को अचर राशि से गुणा करके प्लस इसका एक संबंध बता दिया। मान लीजिए अब मैं इसकी जगह ऐसे लिख देता t/2 और कुछ लिख देता, मान लो मैं y/3 माइनस का 6। मान लीजिए अगर मैंने ऐसा लिखा होता तो यहाँ पे क्या संबंध होता, देखिए यहाँ आपका संबंध कि एक चर राशि ऊपर है और एक अचर राशि नीचे है, तो आपने चर राशि में अचर राशि का भाग दिया, ठीक है। यहाँ एक चर राशि ऊपर है और एक अचर राशि नीचे है, आपने चर राशि में अचर राशि का भाग दिया और उसमें से एक अचर राशि को घटा दिया। तो अब आपको समझ में आने लगा होगा कि हम गणित में 4 तरह के साइन यूज़ करते हैं, प्लस माइनस गुणा और भाग। इसी से पूरी मैथ कंप्लीटली काम करती है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जो चर राशि है और अचर राशियों के मध्य परस्पर जो संबंध होता है, इन संबंधों को हम जब एक शब्द के रूप में बोलते हैं तो इसी संबंध को हम क्या बोल देते हैं, बीजीय व्यंजक। देखिए मैंने इसकी एक परिभाषा लिखी है, इसमें बराबर का चिन्ह नहीं होता। क्या आपको कहीं भी बराबर का चिन्ह दिख रहा है, नहीं, केवल आपको प्लस माइनस गुणा भाग का चिन्ह दिख सकता है। इसे केवल मान से ही हल किया जा सकता है, चर के लिए मान रखकर हल किया जा सकता है, सरलीकृत किया जा सकता है। देखिए जो ये बात मैंने यहाँ लिखी है, इसे केवल मान से ही हल किया जा सकता है या सरलीकृत किया जा सकता है। इस बात को मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए मैंने भी आप लोगों को क्या बताया था कि जो चर राशि होती है इसका मान निश्चित नहीं होता है, ठीक है, इसका मान चेंज होता रहता है। तो मान लीजिए मैंने एक चर राशि उठाई x+3, ठीक है, चर राशि का मान मैं कुछ भी ले सकता हूँ क्योंकि इसका मान निश्चित है ही नहीं। अब 3 तो 3 ही होता है, एक अचर राशि इसका मान फिक्स होता है। मान लो मैंने x का मान 1 रखा, देखते हैं x+3 का मान कितना होगा, 1+3 = 4 हो गया, मतलब चेंज हो गया मान। अब मान लो मैंने x का मान -1 रखा, ठीक है, तो क्या हो गया, -1 + 3, तो क्या आया उत्तर इसका 2 आ गया, ठीक है। अब मान लो मैंने x का मान लिख दिया 2 लिख दिया मान लो मैंने, तो ये क्या हो गया 2 + 3 मतलब 5 हो गया। तो इसका मतलब आप लोगों को एक बात समझ में आने लगी होगी कि जो है हमारी चर राशि, इसका अगर हम मान बदल के मान रखते हैं तो ये जो पूरी राशि आपको दे रखा है, जो एक ये व्यंजक दे रखा है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, व्यंजक, या फिर क्या बोलते हैं इसको हम
बीजीय व्यंजक, ठीक है, क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। सामान्यतः व्यंजक बोल देते हैं या फिर इसका एक्चुअल नाम क्या होता है, बीजीय व्यंजक, ठीक है। बीजीय व्यंजक में क्या होगा, एक चर राशि और अचर राशि के मध्य आपस में संबंध दे रखा होगा, उसमें कहीं भी बराबर का चिन्ह नहीं होगा, ठीक है। उसमें जो चर राशि होती है उसका मान हम बदल बदल के रखेंगे तो उस पूरे बीजीय व्यंजक का मान अलग अलग प्राप्त होगा। जैसे आपको पता है x+3 है, क्या है, एक व्यंजक है या बीजीय व्यंजक है। इसमें हमने x का मान चेंज किया, एक बार 1 रखा, फिर -1 रखा, फिर 2 रखा। तो देखिए आप जो पूरा x+3 है इसका मान देखो, पहले 1 रखने पर 1+3 करने पर 4 आया, फिर -1 रखने पर -1+3 करने पर 2 आ गया, फिर 2 रखने पर 2+3 होने पर 5 आया। तो अब आप लोगों को समझ में आने लगा होगा कि जिस तरीके से इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स के जो लेटर्स होते हैं उनको मिला करके आप वर्ड्स बनाते हैं, उसी तरीके से मैथ में जो आपकी क्वांटिटीज़ मतलब जो राशियाँ होती है, चर राशि और अचर राशि, उनको आपस में मिला करके आप क्या बनाते हो, बीजीय व्यंजक बनाते हो। और उसमें चर राशि का अलग अलग मान रखने पर आपको अलग अलग उत्तर मिलते जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने अब एक व्यंजक काम में लिया t/2, तो मैं क्या कर रहा हूँ, टी का मान एक बार तो 1 रख देता हूँ, एक बार 2 रख देता हूँ, एक बार -3 रख देता हूँ, ठीक है। देखते हैं हमें क्या क्या मान मिलते हैं, कि इसका मान चेंज होता है। टी का मान 1 रखने पर 1/2 आ गया, 2 रखने पर 2/2, इसको हल करने पर 1 आ गया, -3 रखने पर -3/2, इसको हल करने पर क्या आ गया, -1.5 आ गया। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जो चर राशि और अचर राशि के मध्य एक संबंध दिया था भाग्य के रूप में, ये पूरा हमारा क्या कहलाता है, एक व्यंजक कहलाता है, ठीक है। देखिए अब आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो कि चर और एक अचर राशि के मध्य जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है, व्यंजक। और इसमें बराबर के चिन्ह का उपयोग नहीं होता है, और चर राशि का आप अलग अलग मान रखते जाएंगे तो पूरे व्यंजक का मान अलग अलग प्राप्त होगा। तो इन 2 उदाहरणों से आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए मैं कुछ और एग्जाम्पल लेना चाहूँ, जैसे 4x, y, z हो गया। अलग अलग चर राशियों को भी आपस में गुणा करके लिख सकते हो आप, ठीक है। 4xy+3 हो गया, तो आप ऐसे अलग अलग प्रकार के व्यंजक लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को यहाँ सभी बातें समझ में आई होगी कि गणित में 2 प्रकार की राशियाँ होती है, चर राशि और अचर राशि। चर राशि वो होती है जिसका मान बदलता रहता है, अलग अलग मान रख सकते हैं, और अचर राशि भी होती है जिसका मान एक निश्चित होता है, जो फिक्स होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। व्यंजक मैंने आपको समझाई दिया कि चर और अचर राशि के मध्य एक प्रकार का क्या होता है, संबंध होता है, और इसमें बराबर के चिन्ह का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। आपको मैंने अलग अलग उदाहरण देकर इस बात को अच्छे तरीके से समझा दिया कि व्यंजक क्या होते हैं, ठीक है। अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं समीकरण, ठीक है। आप लोगों को दोनों बातों के बीच में फ़र्क पता होना चाहिए कि समीकरण क्या होता है, ठीक है, और हमारा जो व्यंजक है वो क्या है, ठीक है। देखिए जो समीकरण होगा ना, इसके मैं 3 पॉइंट्स लिखता हूँ, ठीक है। इसमें तो 2 पक्ष होते हैं समीकरण में, कौन कौन से होते हैं, एक तो LHS होता है और एक क्या होता है, RHS। ध्यान रखना इस चिन्ह का आप उपयोग करते हैं, ठीक है। इन 2 बातों का ध्यान रखना आप कि जब भी समीकरण लिखते हैं उसमें 2 पक्ष होते हैं हमारे, एक तो LHS होता है और एक RHS होता है, और दोनों पक्षों के बीच में एक बराबर के चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा था, देखिए अब मैंने यहाँ लिखा x+3, इसकी जगह कोई एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपको समझाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा 4x+6, ठीक है। अभी तक ये क्या है, अगर यदि मान लीजिए मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूँ, देखिए 4x+6 को मैंने लिखा तो ये क्या है, एक हमारा व्यंजक, क्या है, एक हमारा व्यंजक है या बीजीय व्यंजक है, ठीक है। इसमें अगर मैं x का बदलता हुआ मान रखूँगा तो इस पूरे व्यंजक का मान मुझे अलग अलग प्राप्त होगा। आपको पहले वाले एग्जाम्पल से समझ में आई होगी ये बात, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इस 4x+6 को किसी संख्या के बराबर करके लिख देता, मान लो मैंने इसको 9 के बराबर कर दिया, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। देखिए यहाँ क्या बराबर का चिन्ह आ गया, ठीक है। आप लोग जानते हैं हमारा दायां हाथ होता है तो उसको हम राइट हैंड बोलते हैं, और जो बायां हाथ होता है हमारा उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड बोलते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको तो हम क्या बोल देंगे, RHS, यानी राइट हैंड साइड, मतलब दायां पक्ष, ठीक है। क्या बोलेंगे, दायां पक्ष। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ, हमें दोनों बातों में फ़र्क पता होना चाहिए कि व्यंजक क्या होता है और समीकरण क्या होता है। इसको हम क्या बोल देंगे, LHS, मतलब बायां पक्ष। तो समीकरण जो होगा एक तरीके से किससे बना होगा, बना तो वो व्यंजक से ही होगा, ठीक है। पर इसमें क्या होगा, एक बराबर का चिन्ह होगा, एक LHS पक्ष होगा और एक RHS पक्ष होगा, और इनको हल करने पे हमें x का मान प्राप्त होगा, ठीक है। इनको हल करने पे हमें x का मान प्राप्त होगा, जबकि जो व्यंजक होता है उसमें हम अपनी इच्छा से x का मान रखते हैं, ठीक है। इसमें अपनी इच्छा से x का मान रखते हैं, जबकि जो समीकरण है उसको हल करने पर x का मान प्राप्त होगा। दोनों बातों में फ़र्क है। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या दिया है यहाँ पर, 4x+6 बराबर क्या दे दिया, 9, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ,
इधर ये संख्या है तो एक तरफ तो रखूंगा मैं चर राशि। समीकरण को हल करने का एक फिक्स तरीका होता है, आप लोगों ने 8वीं 9वीं क्लास में सीखा होगा कि चर राशियों को तो एक तरफ छोड़ दो और अचर राशि को एक तरफ ले जाओ। देखिए मैंने 4x को यहाँ रखा, अब 9 उधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं 6 का इधर पक्षांतरण करता हूँ, ठीक है, इसकी साइड चेंज करता हूँ। तो ये प्लस का 6 है तो इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। 4x को क्या लिखूंगा मैं, ऐसे कैसे लिखूंगा, 9 में से 6 घटेगा तो कितना बचता है, 3 बचता है। अब मुझे क्या करना है, इधर चर राशि रखनी थी, x ही रखना था, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में 4 है। मैंने आप लोगों को पहले की क्लासेस में भी बताया है कि गणित के अंदर जब भी आप पक्षांतरण करते हो, देखिए एक बार मैं इसको बता देता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। गणित में जब भी आप पक्षांतरण करोगे तो प्लस से तो इधर होएगा माइनस, अगर कोई माइनस की संख्या उसको इधर भेजोगे तो प्लस होएगा, कोई गुणा की संख्या है तो इधर भेजोगे तो भाग होगा, और यदि कोई भाग की संख्या है उसको इधर भेजोगे तो क्या होगा, गुणा होगा, ठीक है। अब हमारे सामने क्या है, 4 किससे मल्टीप्लाई है, x से मल्टीप्लाई है, तो ये गुणा है, इसका जैसे ही पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, 4 का क्या हो जाएगा, डिवाइड। देखिए जो गुणा है इसका इधर पक्षांतरण कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिवाइड, तो क्या हो गया, x की वैल्यू 3/4। तो अब आप लोगों को थोड़ा फर्क समझ में आया होगा कि व्यंजक से ही मिलकर के क्या बना है, समीकरण बना है। पर व्यंजक में तो हम क्या कर रहे हैं, जो चर राशि है हमारी x है या y है, कुछ भी है, उसका हम अलग अलग मान रख रहे हैं, ठीक है। और उस समय पूरे व्यंजक का अलग अलग मान प्राप्त हो रहा है। पर समीकरण में क्या हो रहा है कि जो व्यंजक है उसको साथ में जो अन्य संख्या दे रखी है उनको आपस में मिलकर के हल कर रहे हैं, और हल करने पे हमें x का मान प्राप्त हो रहा है। मतलब समीकरण और व्यंजक में सीधा सीधा इतना फर्क है कि व्यंजक के अंदर तो आप चर राशि का अलग अलग मान प्राप्त करते हो, ठीक है, और समीकरण में हल करने पे चर राशि का एक निश्चित मान प्राप्त होता है हमें। तो आप लोगों को ये फर्क ध्यान में रखना है कि व्यंजक और समीकरण में क्या फ़र्क है। असल में व्यंजक से ही मिलकर क्या बना होता है, समीकरण बना होता है। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ये हमारी क्लास का बेसिक्स है, ये एक बार हमें समझ में आना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। अब हम इसके आगे अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें कितने प्रकार के भागों में बांटा जाता है, इन सब बातों को समझने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट कीजिए।